हेलो, आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग। ये हमारी पहली क्लास है हमारी पॉलिटी मास्टर क्लास सीरीज़ का। आज से हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। संविधान पढ़ेंगे, संविधान का इतिहास पढ़ेंगे, संविधान सभा पढ़ेंगे, संविधान के भाग पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, संशोधन पढ़ेंगे। वो सब कुछ पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है। देखिए, अगर बात करें भारत के संवैधानिक इतिहास की शुरुआत की, तो ये होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि 1858 के अधिनियम से होती है। क्यों? क्योंकि तब कंपनी का शासन खत्म होकर ब्रिटिश क्राउन का शासन चालू होता है। ठीक है। पर हम लोग 1773 के अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट से ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्लियर रहे कि हाँ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस लिए हुआ था, और अब 1858 के बाद क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है। आपको पूरी क्लियरिटी रहे, आपको समझ में भी तो आना चाहिए, है ना। चलिए चालू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का संशोधन अधिनियम। पहले थोड़ा इसका बेस डेवलप कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको समझ में आए। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एक कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आई थी? 1608 में आई थी। कहाँ पर आई थी? गुजरात के सूरत में आई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। ठीक है। तो ये कंपनी आई हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए। धीरे धीरे इसने अपनी सेना बना ली, अपना वर्चस्व बढ़ाया, यहाँ के नवाबों से युद्ध किया, राजाओं से युद्ध किया, उनके क्षेत्र हड़प लिए। ठीक है। उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, अनेक युद्ध किए। उन्हीं में से एक युद्ध है 1764 का बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर का युद्ध। ये किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था अंग्रेज वर्सेस बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट के बीच। मुगल सम्राट कौन था उस समय? शाह आलम द्वितीय। और बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। ठीक है। इन तीनों ने मिलकर कंपनी के अगेंस्ट युद्ध किया और तीनों के तीनों हार गए। ठीक है। ये तीनों हार गए तो क्या हुआ? बंगाल में जो बंगाल की दीवानी राइट्स हैं वो चले गए कंपनी के पास। अब आप कहेंगे दीवानी राइट्स क्या होते हैं? देखिए, दो तरीके के अधिकार होते हैं, निजामत का अधिकार और दीवानी अधिकार। निजामत के अधिकार का मतलब प्रशासनिक अधिकार, न्यायिक अधिकार, ये चले गए नवाब के पास। दीवानी राइट्स क्या होते हैं? राजस्व से संबंधित अधिकार, टैक्स लेना, टैक्स बढ़ाना, टैक्स लगाना, ये सब अधिकार जो हैं दीवानी अधिकार हैं, ये चले गए कंपनी के पास। तो कह सकते हैं ना कि बंगाल में द्वैध शासन चालू हो गया, कंपनी और नवाब। ठीक है। फिर आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्यों आता है? कुछ तो कारण रहे होंगे, है ना। तो कई कारण थे इसके। एक, भारतीय काफ़ी परेशान हो गए थे कंपनी के रूल से। ठीक है। ये द्वैध शासन जो चल रहा था इसने काफ़ी परेशान कर रखा था। वो टैक्स अपना अलग लगा रहे थे, वो अलग, नवाब अपना प्रशासनिक व्यवस्था से परेशान कर रखा था। ठीक है। 1769 में अकाल पड़ा था। कंपनी ने क्या किया था? अनाज को स्टोर कर लिया था, अनाज की जमाखोरी चालू कर दी थी कि हमारे कर्मचारियों के लिए हो जाए, कल को पता नहीं मिले कि ना मिले। तो इससे जो है काला बाजारी चालू हो गई थी। बाज़ार में क्या है, अनाज की कमी आ गई तो लोगों जिसके पास था उन्होंने काला बाजारी चालू कर दी। 2 रुपए किलो जो चीज़ थी वो 10 रुपए किलो मिलने लगी। टैक्स ऐसे ही पड़ रहा था, महंगाई ऊपर से बढ़ गई। तो ये सब कारण थे। और क्या कारण थे? कंपनी के अधिकारी जो थे बहुत ही भ्रष्ट थे। पैसे ले लेकर किसी का काम कर दिया, अपनी जेब भर गई, कंपनी भाड़ में जाए। तो खुद तो माला माल हो रहे थे, कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ रही थी। ठीक है। और क्या कारण थे? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों जगह के अलग अलग गवर्नर थे। तीनों अपनी मनमानी करते थे। यहाँ उनका कोई सेंटर ऑफ अथॉरिटी तो था नहीं, उनका कोई हेड तो था नहीं कि उनको समझाए कि ऐसे करो वैसे करो, ये ना करो वो ना करो, उनको पूरी परमिशन लेनी हो। जो समझ में आ रहा था वो कर रहे थे, कहीं भी युद्ध कर दिए, कहीं कुछ भी कर दिए। ठीक है। नुकसान किसका हो रहा था? कंपनी का। नाम किसका खराब हो रहा था? ब्रिटेन का। ठीक है। तो ब्रिटेन के पीएम थे नॉर्थ। कौन थे? नॉर्थ। उन्होंने 1773 में कहा कि हम एक्ट लाएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट। अब पीएम कहाँ से बीच में आ गए? भाई, कंपनी आई थी व्यापार करने, कंपनी ने सब कुछ किया, अब ये पीएम और ये राजा कहाँ से बीच में आ रहे हैं? देखिए, ब्रिटेन के पीएम ने कहा कि कंपनी को मिले थे केवल व्यापारिक अधिकार, उसको केवल व्यापार करने की छूट मिली थी, व्यापार करने के राइट्स मिले थे, वो यहाँ आकर प्रशासनिक व्यवस्था संभाल रही है। इलीगल हुआ ना, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कर रहे हैं तो करते रहिए।
एक प्रकार से उसको इनडायरेक्टली मंजूरी दे दी, ठीक है, इस एक्ट के तहत कि ठीक है आप कर रहे हैं तो करते रहिए, पर हम आपको रेगुलेट करेंगे, आपको विनियमित करेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे करना है, क्योंकि आपको भाई प्रशासनिक व्यवस्था का ज्ञान थोड़ी है, आपको व्यापार का ज्ञान है, आप कंपनी वाले हैं, आप व्यापार करना जानते हैं, हम आपको रेगुलेट करेंगे कि हाँ कैसे कैसे क्या करना है। और भाई भारत के लोग काफ़ी परेशान हैं, तो ये अधिनियम जो है, ये एक्ट जो है, ये उनके लिए व्यवस्था बनाएगा, ठीक है, उनके लिए करेगा, उनके लिए भलाई करेगा, ठीक है, उनके भले का काम करेगा। तो भारत के लोग भी खुश कि हाँ भाई हमारे लिए है ये एक्ट, और कंपनी भी खुश कि चलो मुझे प्रशासनिक काम संभालने का भी इनडायरेक्टली अधिकार मिल गया, ठीक है। तो किया क्या गया है इस एक्ट के तहत, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब सेंटर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके अधीन कर दिए गए मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर, ठीक है, कि आप तुम सब इसके अंडर में रहोगे और ये जो बोलेगा वैसे करोगे, इससे पूछ के काम करोगे, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो सेंटर ऑफ अथॉरिटी हो गया इंडिया में। पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, ये हो गया। और गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यीय परिषद बना दी गई, 4 मेंबर्स की काउंसिल बना दी गई, ठीक है। कहा गया कि अब जो भी निर्णय होगा ये आपकी सहायता करेंगे और जो भी निर्णय होगा वो बहुमत से लिया जाएगा, ठीक है, मतलब 4 लोग ये और एक गवर्नर जनरल, 5 लोग मिलकर जो भी निर्णय लेंगे बहुमत से लेंगे, 3 वोट जिधर हो गए उधर उस साइड निर्णय हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये 4 सदस्यीय जो परिषद थी, इसके जो सदस्य हैं इनका चयन कौन करता था, जो करता था सीओडी क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के जो ब्रिटेन में रहते हैं और कंपनी को चला रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये लोग मिलकर ये 4 सदस्यीय जो परिषद है इसके सदस्यों का चयन करेंगे। हटाएगा कौन, राजा हटाएगा, ब्रिटेन का राजा हटाएगा, पर सीओडी की सिफारिश पर हटाएगा, ठीक है, ये हो गया। और इंडिया में क्या चेंज किए गए, इसी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ब्रिटेन से एक न्यायाधीश आए, सर एलिजा इम्पे, अपने साथ 3 लोगों को और लेके आए, हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर को, इनको जज बना दी, मतलब न्यायाधीश बना दिया गया, और सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, ठीक है। और कहा गया कि ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता के क्षेत्र में है, ठीक है, मतलब इसके अंडर में है, ठीक है। अब लेकिन थोड़ा सा अस्पष्टता रह गई यहाँ पर, समझ में नहीं आया कि गवर्नर जनरल जो है वो इसके अधीन है कि नहीं है ना, जो गवर्नर जनरल के कर्मचारी हैं, जो कंपनी के कर्मचारी हैं, वो इसके अधीन हैं कि नहीं है, ठीक है। गवर्नर जनरल की जो 4 सदस्यीय काउंसिल है वो इसके अधीन है कि नहीं है, ठीक है। जो ब्रिटिश नागरिक इंडिया में रह रहे हैं वो इसके अधीन हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी अस्पष्टता रह गई, ठीक है, ये हो गया। ब्रिटेन में भी कुछ चेंज किए गए कंपनी में, क्या क्या चेंज किए गए, जैसे जो सीओडी थी, ये सीओडी जो है यही गवर्नर को भेजने का काम करती थी, तो इसमें कहा गया कि आप सीओडी में 24 मेंबर्स ही रहेंगे, 24 सदस्य जो हैं ये फिक्स कर दिए गए, ठीक है। और कहा गया कि 1/4 मेंबर जो हैं ये हर साल रिटायर हो जाएंगे, और जो रिटायर हो जाएंगे वो कभी दोबारा नहीं बन सकते इसके मेंबर, ठीक है, ये हो गया। और क्या कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है और उसकी परिषद जो है ये इसकी रिपोर्टिंग जाएगी किसके पास, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास, सीओडी के पास, ठीक है, ये हो गया। और क्या कहा गया इस अधिनियम में, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार, उपहार, रिश्वत आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब अब निजी व्यापार नहीं कर सकते, यहाँ पर रिश्वत नहीं ले सकते और उपहार नहीं ले सकते, ठीक है, ये हो गया। अर्थात कुल मिलाकर कहा जाए कि पहली बार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी भारत, ठीक है, इस अधिनियम के तहत, ठीक है। पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई, ठीक है, ये हो गया। और भारत के संवैधानिक इतिहास की शुरुआत की गई, ठीक, ये हो गया। अब कुछ कमियां रह गई इस अधिनियम में, क्या कमियां रह गई कि कहा गया भारतीयों के लिए है ये अधिनियम, भारतीयों के लिए है एक्ट, पर इसमें तो भारतीयों के लिए कुछ है ही नहीं। क्या है इसमें भारतीयों के लिए, सब कुछ जो है वो कंपनी के लिए है, सब कुछ जो है वो ब्रिटेन के लिए है, भारतीयों के लिए तो इसमें कुछ रह ही नहीं गया, तो ये एक फॉल्ट हो गया। और क्या हो गया, जैसे जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे
ये गवर्नर जनरल के अधीन तो थे, इनको जो भी काम करना है ये गवर्नर जनरल से पूछ के कहेंगे, पर इनसे कहा गया कि ये आपात की स्थिति में फैसले ले सकते हैं खुद, गवर्नर जनरल से इनको पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब इनको युद्ध करना है, ये कहेंगे भाई आपात की स्थिति है, युद्ध कर लिए, गवर्नर जनरल को कोई महत्व ही नहीं रह गया। क्या फ़ायदा हुआ गवर्नर जनरल बनाने का? यहाँ पर भाई कुछ भी करना है उनको कह देंगे आपात की स्थिति है भाई, दिक्कत है, कर लेंगे, पूछेंगे ही नहीं। तो मतलब यहाँ पर गवर्नर जनरल का कोई महत्व नहीं रह गया। और क्या हुआ, जो काउंसिल बनाई गई, 4 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई, उसमें 4 मेंबर्स हैं, गवर्नर जनरल अकेले है, जो भी फैसला होगा बहुमत से होगा, ठीक है। तो मतलब जो काउंसिल है वो गवर्नर जनरल से ज़्यादा पावरफुल हो गई, भाई उसके पास ज़्यादा वोट हैं, ठीक है, वो जो चाहे वो फैसला कर सकती है, गवर्नर जनरल का यहाँ भी कोई महत्व नहीं रह गया। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो गवर्नर जनरल जो था वो केवल नाम का रह गया कि हाँ ये सर्वोच्च है, पर उसकी कोई वास्तविक सर्वोच्चता रह नहीं गई, जो भी उसको अधिकार मिले केवल नाम के मिले, ठीक है। और क्या दिक्कत हुई, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी, ठीक है, इसके क्षेत्राधिकार स्पष्ट थे, गवर्नर जनरल पता नहीं इसके अधीन है कि नहीं, स्टाफ अधीन है कि नहीं, काउंसिल अधीन है कि नहीं। तो भाई अब सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं आप हमारे अधीन हैं, क्योंकि कहा गया है कि ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसके अंडर में आएंगे। गवर्नर जनरल कहे नहीं भाई मैं तो सर्वोच्च हूँ, मैं तुम्हारे अंडर में क्यों आऊँगा। तो इन दोनों में आपस में क्लेश हो गया, ठीक है, इन दोनों में आपस में विवाद हो गया, इन दोनों में भी दिक्कत हो गई। और क्या दिक्कत हुई, इम्पियर साहब आए थे ब्रिटेन से, उनको यहाँ के कानून न्याय का कुछ ज्ञान नहीं था, तो यहाँ जो फैसले सुनाते थे वो ब्रिटेन के कानून के हिसाब से सुनाते थे। अब यहाँ हिंदू मुस्लिम के जो पर्सनल मामले हैं, जैसे शादी विवाह तलाक, कुछ भी जो पर्सनल मामले हैं, पूजा मतलब धार्मिक मामले हो गए या फिर कुछ पर्सनल मामले हो गए, सबके अलग अलग नियम हैं दोनों के, तो उनको भी वो ब्रिटेन के कानून के हिसाब से सुन लेते थे, उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से नहीं सुनते थे, ब्रिटेन के कानून के हिसाब से सुन लेते थे। तो इससे जनता में असंतोष हो गया। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें हो गई। मतलब ये अधिनियम आया पर इसने कुछ खास काम नहीं किया, थोड़ा किया लेकिन मतलब प्रॉब्लम हो गई ज़्यादातर, ठीक है। तो इसी को सही करने के लिए आया 1781 का संशोधन अधिनियम, इसे कहते हैं बंदोबस्त अधिनियम या निपटान अधिनियम भी कहते हैं। इसमें क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है, उसका क्षेत्र है, जो आधिकारिक क्षेत्र है उसका, उसको स्पष्ट कर दिया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो है, उसकी परिषद जो है 4 सदस्यीय, वो तुम्हारी क्षेत्र से बाहर है, ठीक है, उसको तुम अपने अंडर नहीं रख सकते हो, ठीक है। और क्या किया गया, जो उनका क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का, उसको कहा गया कि आप सिर्फ कलकत्ता के निवासियों तक ही सीमित हैं, आपका अधिकार क्षेत्र जो है वो कलकत्ता के निवासियों तक ही है केवल, इसके आगे आप नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। और क्या कहा गया कि हिंदू मुस्लिम के जो मामले हैं आप वो उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से सुनिए, ब्रिटेन के कानून के हिसाब से नहीं, उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से सुनिए, ठीक है। और गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल को कंपनी के कर्मचारियों को उसके क्षेत्र से बाहर कर दिया गया कि आप इनको नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, ये अलग हैं आपसे, ये हो गया। और क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को न्यायिक शक्ति दे दी गई, मतलब ये भी अब फैसला कर सकते थे, न्याय कर सकते थे, ठीक है, ये भी एक प्रकार से कोर्ट हो गए। कैसे कोर्ट हो गए, केवल ये राजस्व से जुड़े मामले की सुनवाई करेंगे। कैसे, राजस्व से जुड़े मामलों की, ठीक है, मतलब टैक्स वगैरह या फिर पैसों से जुड़े मामले जो हैं उनकी सुनवाई करेंगे। और क्या कहा गया कि जो प्रांतीय अदालतों के मामले हैं, जैसे कोई प्रांतीय अदालत ने फैसला सुनाया, अब किसी को अपील करनी है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, वो जाएगा गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास, गवर्नर जनरल के पास, वहाँ अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट में अब अपील नहीं होगी। तो मतलब जो प्रांतीय अदालतों के मामले हैं उनकी अपील भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के गवर्नर जनरल के पास होगी। और यहाँ अपील जो होगी अंतिम अपील होगी, इसके बाद कहीं आप अपील नहीं कर सकते, मतलब अंतिम फैसला जो है वो यहीं सुनाया जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट है उससे अधिक, बहुत अधिक ताकतवर हो गया कौन, गवर्नर जनरल। सुप्रीम कोर्ट तो केवल कलकत्ता तक सीमित रह गई, बाकी सारी ताकत जो है वो गवर्नर जनरल को दे दी गई, ठीक है। इस अधिनियम से पहली बार कार्यपालिका और न्यायपालिका की अधिकारिता में पृथक्करण हुआ, दोनों की अधिकारिता क्षेत्र अलग अलग कर दिए गए, ठीक है, कि आपकी अधिकारिता अलग है, आपकी अलग है, ये हो गया, ठीक है।
तो ये था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक है, अब हम कल डिस्कस करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ, है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।